आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का इतिहास, हिस्ट्री। इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री से हमारा मतलब है कि क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए, क्या क्या ऐसे इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई जिससे हम आज इस लेवल पर इम्यूनोलॉजी को लेके आए हैं कि जितने भी डिजीजेज हैं आजकल उन सब की हमको कॉज पता है, उन सब के हमको डायग्नोसिस पता है, उन सब के हमको ट्रीटमेंट पता है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है करेगी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ये भी हमको पता है। तो इम्यूनोलॉजी की जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो डिजीज होना या रोग होना एक बहुत ही एक सामान्य सी घटना है मनुष्य के जीवन की। और प्राचीन काल से जब से मानव सभ्यता डेवलप हुई है तब से ही लोगों को रोग, लोगों में या पशुओं में रोग होते रहे हैं। लेकिन अधिकांश समय जब तक ये साइंस डेवलप नहीं थी, स्टडीज जब तक नहीं आई थी, तब तक लोग जो है इन रोगों को केवल एक ईश्वरीय प्रकोप मान के या भाग्य का कुछ अभिशाप मान करके इनको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन जो जो साइंस डेवलप हुई तो ये पता पड़ने लगा कि रोग जो हैं वो किसी न किसी रोगाणु के कारण होते हैं, उनके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, उनके पीछे कोई ईश्वरीय प्रकोप हमेशा नहीं होता है। तो स्मॉल पॉक्स जो है उसने सबसे पहले साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ लोगों की जागरूकता को डेवलप किया। स्मॉल पॉक्स जब पुरानी जो सभ्यताएं थी या पुराने जो लोग थे या काफ़ी पहले जब लोगों में स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी तो लोग उसको शुरुआत में देवी अभिशाप में मानते थे। लेकिन बाद में चाइना के अंदर लोगों ने अपने खुद ही ये प्रयोग करते हुए स्मॉल पॉक्स के जो चमड़ी की जो पपड़ी हुआ करती थी या उसका जो लिक्विड जो निकलता था घाव से, उस लिक्विड को लेकर के और वो दूसरे बच्चों में उसको अप्लाई करके, और चाइनीज जो है उन बच्चों के अंदर स्मॉल पॉक्स के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप किया करते थे। किसी एक पेशेंट से लिया, दूसरे बच्चे पे अप्लाई किया, या वो ऐसा किया करते थे कि स्मॉल पॉक्स जिस पेशेंट को होता था उसके स्किन को, उसके टुकड़े को लेकर, और जो हेल्दी जो बच्चा था या हेल्दी जो पीपल थे उनकी नाक के आसपास उसको अप्लाई कर देते थे। तो वो ये देखते थे कि स्मॉल पॉक्स से धीरे धीरे उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई, स्मॉल पॉक्स के प्रति उनमें एक प्रतिरोधकता डेवलप हो गई। तो स्मॉल पॉक्स वो डिजीज थी जिसने सबसे पहले साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी के प्रति लोगों की अवेयरनेस को डेवलप किया। 1721 में कोटन माथर ने यूके में इस प्रैक्टिस को री इनिशिएट किया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने जो उनके जो परिचित थे उनको प्रेरित किया कि अगर स्मॉल पॉक्स होता है तो अपना उनको जो सॉल्यूशन है उसको लेने दे, लिक्विड को लेने दे, और साथ ही उस जो डिजीज कॉजिंग या डिजीज होने के दौरान स्किन का जो स्कार्ब्स होता था उन स्कार्ब्स को लेने के लिए वो प्रेरित करते थे, और उनको लेकर के दूसरे जो हेल्दी पीपल थे उनके अंदर इंजेक्ट करने का एक उन्होंने मिशन चलाया, ताकि ये पता पड़े कि क्या स्मॉल पॉक्स से वास्तव में रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो यूके का जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया था, ताकि एक ह्यूमन वेलफेयर में, मानव के हित में एक कोई नई चीज़ डेवलप हो सके। बेंजामिन जस्टी यूके का ही एक फार्मर था, और उसने एक अनपढ़ होकर भी साइंटिस्ट को एक तरह का एक लेसन उसने दिया, वो भी स्मॉल पॉक्स के संदर्भ में ही। जो गायों में जो बीमारी होती है काउ पॉक्स, तो उसने ये करना शुरू किया कि जब काउ पॉक्स जब होता था तो गाय की जो सरफेस थी, चमड़ी थी, उस चमड़ी की पपड़ी को लेकर के, स्कैल्प को लेकर के, और वो क्या करता था कि अपने बच्चों की जो स्किन थी उसके ऊपर अप्लाई किया करता था। और उसने ये देखा कि ऐसा करने से बच्चे स्मॉल पॉक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको ये रोग नहीं होता। तो उसने एक अनपढ़ होने के बावजूद भी साइंटिस्ट को एक नया तरह का एक एस्पेक्ट खोल के दिया कि किस तरह से काउ पॉक्स को यूज़ करके, काउ पॉक्स के पैथोजन को यूज़ करके, या काउ पॉक्स की पेशेंट के सरफेस से जो लिक्विड है या स्कार्ब्स है उसको यूज़ करके, और स्मॉल पॉक्स से प्रतिरोधकता स्मॉल पॉक्स के प्रति डेवलप की जा सकती है। एडवर्ड जेनर, जिसका नाम आप सब जानते हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहला जो वैक्सीन बनाया, उन्होंने भी बेंजामिन जस्टिस से ही मोटिवेट होकर के और स्मॉल पॉक्स के प्रति, स्मॉल पॉक्स का एक पहला जो वैक्सीन बनाया था। वेक्का वैक्सीनेशन जो है, उस वर्ड का जो मूल वर्ड है दैट इज वेक्का। वेक्का का मतलब होता है गाय, काउ। तो क्योंकि काउ पॉक्स से ही सॉल्यूशन लेकर के, काउ पॉक्स जिस गाय को थी उसी से सरफेस से सॉल्यूशन लेकर के, स्कैब लेकर के, और उन्होंने चिकन पॉक्स के प्रति, सॉरी स्मॉल पॉक्स के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप किया था, इसलिए इसे वैक्सीनेशन कहा गया। और एडवर्ड जेनर को क्रेडिट दिया जाता है कि पहला वैक्सीन उन्होंने डेवलप किया या पहला वैक्सीन उन्होंने बनाने का कंसेप्ट दिया।
एक्चुअली लुई पास्चर जो है उन्होंने सबसे पहले इम्यूनोलॉजी पे काम किया, और वैक्सीनेशन, ट्रू वैक्सीनेशन की जब आप बात करेंगे तो इनिशियली जेनर ने अपना कंसेप्ट दिया था, लेकिन जब आगे जाके लुई पास्चर ने सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में वैक्सीनेशन को आगे सभी दुनिया को बताया, इसीलिए उनको फाउंडर फादर ऑफ साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी हम कहकर बताते हैं। पास्चुरेला मल्टोसिडा ये एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर लुई पास्चर काम किया करते थे, और इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को वो अपने यहाँ लेबोरेटरी में ग्रो करते थे। और जब इनोकुलम डेवलप हो जाता, जब कल्चर डेवलप हो जाता, तो कल्चर को क्या करते कि चिकन्स में वो इंजेक्ट किया करते थे। वही देखते थे कि ये बैक्टीरिया जो है वो फाउल में या चिकन के अंदर कॉलेरा डेवलप करता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट लगातार जारी थे। एक बार संयोग था कि वो कहीं बाहर जा रहे थे और उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि ये जो बैक्टीरिया का जो कल्चर चल रहा है, इसको रोज हमको चिकन में इंट्रोड्यूस करना है, इंजेक्ट करना है। तो वो कह के चले गए। जो असिस्टेंट था संयोग से उसको भी कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो जब वो 3-4 दिन बाद लौटा तब वो जो कल्चर था उसके बैक्टीरिया मर चुके थे। तो उन्होंने नया प्रयोग करते हुए उन डेड बैक्टीरिया को ही वापस उन फाउल में इंजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि उनकी डेथ नहीं हुई। अब जब डेथ तो नहीं हुई, लेकिन जब बाद में जब जीवित बैक्टीरिया को भी उनमें इंसर्ट किया गया तो उनमें ये देखा गया कि उनमें कॉलेरा होने की जो रेट थी वो काफ़ी कम हो गई थी। इस चीज़ ने उन्हें आकर्षित किया इस चीज़ की ओर कि डेड बैक्टीरिया ने उनके अंदर एक ऐसी रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया पर्टिकुलर डिजीज के प्रति, ताकि कि उनको वापस जो है, जब लिविंग बैक्टीरिया का भी, जब एक्टिव बैक्टीरिया का भी जब इन्फेक्शन हुआ तब भी उनके अंदर कोई रोग पैदा नहीं हुआ। तो लुई पास्चर का ये कंसेप्ट जो था, इसी से उन्हें फाउंडर फादर ऑफ साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। और उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि हो सकता है कि ये जो वैक्सीन है, जब वैक्सीन को हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो वो उन पोषक पदार्थों के लेवल को कम कर देते हैं जो कि बैक्टीरिया को जरूरत होती है, जिससे बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट होकर मर जाते हैं। 1888 में रशिया के ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फेगोसाइटोसिस का कंसेप्ट दिया, एली मेशनिकोव। और फेगोसाइटोसिस का कंसेप्ट हम सब जानते हैं कि फेगोसाइटोसिस माना एक सेल जो दूसरे सेल को एनगल्फ कर लेती है, खा जाती है, भक्षण कर लेती है, दैट इज नॉन एज फेगोसाइटोसिस। इम्यूनोलॉजी के अंदर डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो पैथोजन को एनगल्फ करती हैं, खाने का काम करती है। तो सबसे पहले जो बताया था एली मेशनिकोव ने। एमिल वॉन बेरिंग एंड शिराबासाबुसो हिटासाटो ने सबसे पहले एंटीबॉडीज का कंसेप्ट दिया। और एंटीबॉडीज का कंसेप्ट देने के साथ उन्होंने बताया कि जो लुई पास्चर का कंसेप्ट था कि वैक्सीनेशन के कारण न्यूट्रिएंट का लेवल डाउन हो जाता है और उससे जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ऐसा नहीं है, और बल्कि होता ये है कि जब कोई एंटीजन या कोई फॉरेन एलिमेंट जब बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्शन के बाद में बॉडी जो है उसके प्रति रेस्पॉन्ड करके और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, जो कि खुद भी प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ एक्चुअली उस एंटीजन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उस एंटीजन को खत्म करने का काम करते हैं। तो न्यूट्रिएंट का कंसेप्ट जो है उसको इन्होंने सिरे से खारिज किया। फिर एमिल वॉन बेरिंग 1901 में एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया इन्होंने। फर्दर उसी चीज़ को एलोबरेट किया, क्योंकि इनका नाम देखिए पहले आ चुका है, एमिल वॉन बेरिंग, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। यहाँ नोबेल को हमने बताने का कोशिश किया, हाईलाइट किया है कि इनको इसी खोज के लिए, फर्दर इसी खोज के लिए 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1905 में रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज़ मिला था। रॉबर्ट कोच का काम माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका काम है, और ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, टीबी के ऊपर इन्होंने अपना काम करते हुए उसकी पूरी किस तरह से इन्फेक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर रहती है, किस तरह से रोग का डेवलपमेंट होता है, उन सबको, और किस तरह से बॉडी उसके प्रति रेस्पॉन्ड करती है, सारी चीज़ रॉबर्ट कोच ने बताई थी। रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबायोलॉजी में काम करते हुए फर्दर कोच के अपने पोस्टुलेट्स भी दिए थे, इनको कोच के पोस्टुलेट कहा जाता है। और उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो एंटीजन है वो एंटीजन डिजीज कोज कर सकता है, और किसी पेशेंट के ब्लड से उस एंटीजन को लेकर के या बैक्टीरिया को लेकर के उसको कल्चर किया जा सकता है, और कल्चर से लेकर के वापस बैक्टीरिया से क्या किया जा सकता है, रोग पैदा किया जा सकता है। तो ये जो संकल्पना है ये रॉबर्ट कोच ने दी थी, और उनको कोच के पोस्टुलेट कह करके हम बताते हैं। साथ ही जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, उसका कंसेप्ट भी रॉबर्ट कोच ने दिया था। पॉल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप का सिद्धांत दिया था, या ब्लड ग्रुप सबसे पहले दिए थे, ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो सबसे पहले पॉल लैंडस्टीनर ने दिए थे। और लैंडस्टीनर ने ये बताया था कि जो
ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कार्पुसल्स होते हैं, उनके सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं और वो स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड किस व्यक्ति को दिया जा सकता है। क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो वो एंटीजन उस दूसरे व्यक्ति के ब्लड के लिए एंटीजन का काम करेंगे, जिसके फर्दर जो उसकी बॉडी में, जो उसके ब्लड में, जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो उससे रिएक्ट कर पाएगा। तो किसका ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है, वो सारा कंसेप्ट कार्ल लैंडस्टीन ने बताया था और इसी इन्वेंशन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। फर्दर केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी बताई थी आर पोर्टर और जीएम इडलमैन ने, और इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले उन्होंने एंटीबॉडी की केमिकल नेचर बताते हुए ये बताया कि जो एंटीबॉडी है बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह की होती है कि उसके अंदर 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं, FAB और FC, और हेवी चेन्स और लाइट चेन्स, पूरी स्ट्रक्चर, सारी केमिस्ट्री जो है वो सबसे पहले इन्होंने बताई थी। और ये स्ट्रक्चर आगे जाकर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर से ही हमको ये पता पड़ता है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एक एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप के एंटीजन से अटैच हो सकता है, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसमें जो स्ट्रक्चर की स्पेसिफिसिटी होती है उसके कारण। 1975 में होवार्ड टैमिन को रिट्रोवायरस की खोज के लिए नोबेल मिला था। रिट्रोवायरसेस वो वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। यूजुअली जेनेटिक मटेरियल हम जानते हैं कि DNA होता है, लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। और जब RNA जेनेटिक मटेरियल होता है तो जब वो किसी यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करता है तो RNA बेस्ड DNA का सिंथेसिस होता है और वो फर्दर जाकर के DNA से जुड़ता है। सबसे सिंपल एग्जांपल रिट्रोवायरस का या RNA वायरस का HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि एड्स कोज करता है। सबसे सिंपल एग्जांपल। रोसलिन येलो 1977, जिनको रेडियो इम्यूनो एसे के लिए नोबेल प्राइज मिला। रेडियो इम्यूनो एसे जो एंटीबॉडी हैं उनकी और रेडियो एक्टिव जो एंटीजन है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनकी किस तरह से रिएक्शन होकर के और डिजायर्ड जो रिजल्ट लिए जाते हैं, पता किया जाता है किस एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर या फर्दर उसको डिटेक्ट किया जाता है, वो रेडियो इम्यूनो एसे है जिसको रोसलिन येलो ने बताया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो जो इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री है उसके अंदर ये बड़े बड़े नाम है, मोटे मोटे नाम है जो कि हमें ध्यान होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए। अदरवाइज और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इम्यूनोलॉजी में खूब तरह की योगदान दिया है, मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खूब तरह का योगदान दिया है, लेकिन यहाँ हमने कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का हवाला लेते हुए उनके बारे में हमने एक डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास किया है।